अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं अनमोल हक। आसिफ अली जरदारी साहब ने कल बहुत अहम बातें कर दी। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी ज़ेर तालीम है, उनकी पार्टी टिकट का फैसला और बाकी पार्टी टिकट का जो फैसला है वो बज़ाते खुद करेंगे, क्योंकि बीबी ने सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। इसके साथ ही PTI के इर्द गिर्द जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मजीद चैलेंजेस उनको दरपेश करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक अहम फैसला सामने आया कि PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और रिजल्ट को सबमिट कराए। बसूरत दीगर PTI का इंतखाबी निशान बल्ला उनसे छीन लिया जाएगा। क्या PTI 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में कामयाब होती है या नहीं, और जरदारी साहब की जो अहम बातें हैं उन पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सईद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निसार अहमद चीमा ने, और इलेक्शन एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ सरवर बारी साहब। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार अहमद चीमा से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, सबसे पहले PMLN को अगर देखा जाए तो कोई जलसा जुलूस करती हुई नजर नहीं आ रही। इलेक्शंस की अगर बात करें तो बड़ी ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स हो रही है कि सियासी वफ्द जाता है, मुलाकातें करता है, इत्तेहाद करता है, नहीं करता, वापस आ जाता है। तो सर, ये इलेक्शन कैंपेन में ये डेफिशिएंसी क्यों है? कि क्या ज्यादा इत्तेमाद की वजह है कि अगला वजीर आज़म रायवंड से होगा, इस इत्तेमाद की वजह से उस तरह से इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही जिस तरह से पहले चलती नजर आई है? नहीं, ये आपको गलतफहमी हुई। देखिए, ऊपर जो क़यादत ने मुलाकातें मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप से करनी है वो तो उनका काम है। हम बाकी तो ये है कि हम लोग तो कंपेन में मुसलसल मौजूद हैं जी। हम तो अपने हलकों में मौजूद हैं और कंपेन मुसलसल चल रही है। हम तो सच्ची बात यह कि पिछले इलेक्शन के बाद से हम ये अवाम में ही हैं और पिछले कुछ अरसे से तो मुसलसल अवाम में। अब यह है कि जब 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने आना था, हमारे कायदे मोहतरम ने, तो उनके इस्तकबाल के लिए पूरे मुल्क में हमारे जो नौजवान हैं, जो कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो जिस तरह मुतहर्रिक हुए हैं, जो उनमें जोश व खरोश पैदा हुआ, नया बलबला पैदा हुआ, पूरी कौम के सामने है। अब यह है कि हम तो ये एक मुसलसल कंपेन कर रहे हैं, अवाम के अंदर हैं। ये क़यादत ने ये ज़ाहिर है बाकी पार्टियों की लीडरशिप से मुलाकातें करनी है, उनका काम है, वो करते रहेंगे। लेकिन हमारी पूरी पार्टी जो है वो इलेक्शन कंपेन में इस वक्त मसरूफ़ है जी। सर, नून लीग की क़यादत जो है वो सिंध में मौजूद है, कराची में मुलाकातें कर रही है और वहाँ पर इत्तेहाद भी जो है वो जारी है नून लीग की जानिब से, और कोशिशें भी हो रही हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद हो जाए। दूसरी जानिब अगर देखें तो जरदारी साहब पंजाब की बातें कर रहे हैं कि वो पंजाब में लाहौर में आने के लिए तैयार है। बड़ी अलग सी मुख्तलिफ सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो किस तरह से इसको टैकल आउट करेंगे, क्योंकि वो इस हवाले से पूरा उम्मीद है कि वो पंजाब के अंदर भी अक्सरियत जो है वो सीटें वो लेंगे, और आपकी पार्टी सिंध के ऊपर जो है वो इस टाइम फोकस कर रही है, वहां पर इत्तेहाद बना रही है। देखें, बात यह है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि जो कौमी जमातें हैं जिनकी जड़ें चारों सूबों में हैं, वो अपनी जमात को मुस्तहकम करने की, मजबूत करने की कोशिश करें तमाम सूबों में, मुल्क के हर हिस्से में, कोने कोने में। इसलिए पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में कुछ सीटें लेती है तो हमें तो खुशी होगी। हम भी ये है कि कोशिश करेंगे, और लोगों की डिमांड भी है सिंध के और इंटीरियर सिंध के और अर्बन सिंध के लोगों की, कि हम वहाँ भी ये है कि ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी हो इलेक्शन में, और इंशाल्लाह होगी। सर, PMLN का फोकस पंजाब नजर नहीं आ रहा। कौमी जमातें जो हैं, देखें गुजारिश ये है कि कौमी जमातें जो हैं चारों सूबों में मुस्तहकम होंगी, मजबूत होंगी, तो ये कौमी मफाद में होगा। सर, अगर जो पार्टी के रूठे हुए लोग हैं उनकी बात कर लें, शाहिद खान का आवासी की बात कर लें, दीगर रहनुमाओं की भी अगर बात कर ली जाए, तो सर अब तो लग रहा है कि उनको माइनस एक एक करके किया जा रहा है। तो सर, ये माइनस पॉलिसी रखनी है या जो रूठे हुए कारकुनान हैं उन्हें मनाने का कोई सिलसिला शुरू होगा? नहीं, देखें, वो जो रूठे हुए हैं वो तो खुद ही बता सकते हैं कि क्यों रूठे हैं और ये क्या वजह है। लेकिन ये है कि हमारे तो दिल में बड़ा एहतराम है उनका, शाहिद खान भाई साहब का भी बड़ा एहतराम है, और वो तो खुद कहते हैं कि मेरे कायद जो हैं आज भी मियाँ नवाज शरीफ हैं। तो सर, कायदीन की जानिब से कोई ये है कि सर कायदीन की जानिब से कोई इस तरह का कह लें कि पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी? आपको पता है कि ये मियाँ नवाज शरीफ के दिल में तो उनका बड़ा एहतराम है, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ा रिगार्ड है। इसी वजह से जब जनाब शाहिद खान भाई साहब अपनी सीट हारे तो कायदे मोहतरम की हिदायत पे ही उन्हें यह है कि लाहौर से ये जितवाया गया, इलेक्शन लड़वाया गया, वहाँ से वो इलेक्ट होके आए असेंबली में। तो ये इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका किस कदर एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं उनकी।
और ये हमेशा उन्होंने यह है कि सर, उनको शाहिद बड़ा खाका अब्बासी साहब ने तो कह दिया है, मुकाम का और उनके एहतराम का ख्याल रखा है। सर शाहिद खाका अब्बासी साहब ने तो कह दिया वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए पार्टी ने उन्हें फोर्स नहीं किया या पार्टी की जानिब से कोशिशें नहीं की गई उन्हें मनाने के लिए? नहीं, ये तो देखें, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं कि जी क्यों वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने तो उनसे कहा था, यह कि मैं तो एक बार नहीं कई बार उनसे कहा कि ये आपका फ़ैसला सही नहीं है, इलेक्शन में बिल्कुल आना चाहिए। आप पार्टी में, आप देखें पार्टी ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, आपको ये है कि लाहौर से इलेक्ट करवाया, और यह कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जो हाईएस्ट ऑफिस है इन द कंट्री वो आपको कायदे मोहतरम ने, मियाँ नवाज शरीफ ने अपने बाद उस मनसब के लिए आपका इंतखाब किया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सर पार्टी कायदीन ने कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल इख्तियार किया कि उन्हें दोबारा से इलेक्शंस के ऊपर आमादा किया जाए? नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप अंदाज़ा कर लेना कि पार्टी ने या यह है कि हमारे कायद ने, मियाँ नवाज शरीफ ने उनका यह है कि इस हद तक उनका रिगार्ड किया कि उनको, फिर मैं दोहराता हूँ कि मरी की सीट के बाद जहाँ से वो बदकिस्मती से इलेक्शन ना जीत सके, उनको लाहौर से जितवाया, और फिर यह है कि उनको फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बनवाया। सबसे बड़ा मनसब जो है उसके लिए शाहिद खाकान नवाज साहब का इंतखाब मियाँ नवाज शरीफ ने किया। ठीक है सर, इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है, आप अंदाजा करें। सर पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जानिब से एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इससे इलेक्शन से तो बेहतर है कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सर ये बातें जो है वो तो सामने आएंगी जब ऑब्वियसली आपको क्लीन चिट मिल रही है हर तरफ से, और हर तरफ से जो है वो आप इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले भी रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो सर ये बयान आना असद कैसर का इलेक्शन से पहले, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये तो उनका एक, मैं समझता हूँ कि एतराफ़ शिकस्त है। उनको पता है कि कौम मियाँ नवाज शरीफ के साथ है, जितनी पजीराई है मियाँ नवाज शरीफ की पूरी कौम में, जिस तरह ये है कि वो दिलों में बसते हैं, ये है कि और सारी, और ये जो कुछ जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जो जुल्म हुए, उसके बावजूद क्या मियाँ नवाज शरीफ को कौम के दिलों से निकाला जा सका? हरगिज़ नहीं। आज भी ये है कि पूरी कौम के दिल की आवाज़ है कि हमें मियाँ नवाज शरीफ चाहिए, मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए, 2017 का पाकिस्तान चाहिए, और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म चाहिए। सर जो हमारे पास कह लें कि जरदारी साहब ने एक कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि पीडीएम की जब गवर्नमेंट चल रही थी तो उसके अंदर मैंने शहबाज शरीफ को बहुत सारी बातें कही जो उन्होंने नहीं मानी। सर ये कौन कौन सी बातें थी और ना मानने की क्या वजह नज़र आई थी? देखिए, मुझे तो इतना पता है कि पीडीएम गवर्नमेंट में अहम तरीन वजारतें उनके पास नहीं। पीपल्स पार्टी के हमारे हलीफ थे, हमारे साथी थे, और ये उस दौर में तो कोई ऐसी शिकायतें नहीं हुई जी। और अगर कोई ऐसी होती, यकीनन अगर कोई संजीदा किस्म की कोई वाकई ये है कि कोई ऐसी शिकायत होती, रिजर्वेशन होती, तो वो हुकूमत से अलग हो जाते। वो नहीं हुए, और ये है कि वो हमारे साथ रहे, आखिरी वक्त तक रहे, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक साथ रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी हुकूमत में वो शामिल होंगे। सर उन्होंने कहा है कि 172 नशिस्तें जो है वो कोई भी पार्टी इंडिविजुअली हासिल नहीं कर सकती, तो ये कह लें कि इलेक्शंस के बाद कह लें कि एक इत्तेहाद जो है वो होगा और तभी जो गवर्नमेंट बन सकेगी। तो अगर पीएमएलएन पार्टी, फॉरवर्ड पार्टी एक आ जाती है तो पीएमएलएन इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टीज के साथ इत्तेहाद कर सकती है? जैसे कि जरदारी साहब ने कहा कि 172 सीटें कोई भी पार्टी इंडिविजुअली जीत नहीं सकती। वैसे हमें तो पूरी उम्मीद है, और ये इस वक्त जैसे होता है कि कौम के दिल की आवाज़ है, और ये जैसे होता है ना, नविश्ता दीवार है कि मुस्लिम लीग नून जो है बिल्कुल वाज़ी अक्सरियत के साथ जीतेगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एक ये कि एक सिर्फ ये है कि बहस के लिए एक आर्गूमेंट के तौर पे इसको मान लिया जाए, एक प्रिजम्पशन कि जी कोई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी और इत्तेहाद बनेगा। अगर ऐसा इत्तेहाद बनेगा तो पीपल्स पार्टी उसमें हमारे साथ शामिल होगी। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो इत्तेहाद बनेगा वो जो उसमें, सर यानी कि पीपल्स पार्टी के लिए पीएमएलएन का दरवाजा हमेशा पार्टी भी हलीफ होगी हमारी। ठीक है, यानी कि सर पीएमएलएन के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए पीएमएलएन का दरवाजा जो है हमेशा खुला रहेगा। सर नवाज शरीफ तो इसलिए देखें, इसलिए दरवाज़ा खुला रहेगा कि मिसाक जमहूरियत जिसमें इस हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ ने और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दस्तखत किए थे, वो एक बड़ा एक तारीख़ी एक दस्तावेज़ है, बड़ा तारीख़ी डॉक्यूमेंट है।
और वो एक ये उसका तयन करता है मंजिल की, एक वे फॉरवर्ड बताता है कि हमने मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को कैसे यकीनी बनाना है। और उसके लिए हम दोनों जमातें, बड़ी जमातें इकट्ठी हैं। हमने ये है कि जिस तरह मैंने कहा, माजी में अपोजिशन में भी इकट्ठे थे और फिर ये है कि हुकूमत में भी सर आप तो इकट्ठे रहने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत में इकट्ठे होना है। सर आप तो इकट्ठे रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो तो कह चुके हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं वो अब घर बैठे और मुझे मौका दें। तो सर एक तरफ तो इस तरह के बयानात और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि आप इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, किस तरह से मुमकिन होगा सर ये इत्तेहाद? नहीं, मेरा ख्याल बुजुर्ग सियासतदानों के से पता नहीं अब उनकी मुराद जो है अपने वालिद मोहतरम की तरफ उनका इशारा है या किसकी तरफ। लेकिन मैं इस पर कहता हूँ कि जरदारी साहब हों या बाकी जो हैं सीनियर सियासतदान हों, उनका तजुर्बा जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता तजुर्बे का। कोई एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है वो बाकी ऐसी चीज़ है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और बहरहाल ये कि रहनुमाई बड़े सियासतदानों ने, सीनियर सियासतदानों ने, तजुर्बाकार सियासतदानों ने करनी है। और हमारे मुल्क में इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सबसे मुदब्बर, सबसे ये संजीदा, सबसे सीनियर सियासतदान जो है और मुदब्बर जो है सियासी मैदान में, वो मियां नवाज शरीफ हैं। ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं, इलेक्शंस में हिस्सा किस तरह से लेंगे? जिस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि शाहिद खाका अब्बासी की सीट पर वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो सर ये किस तरह से मुमकिन होगा? देखिए, जो उनको नाअहल करार दिया गया, आपको पता है कि जिस एक मज़का खेज ग्राउंड पे एक वीडियो जज ने उनको नाअहल करार दिया और सज़ा दी, उसकी मिसाल पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं मिलती। देखें ये कि जब कोई चीज़ ना मिली उनके खिलाफ, तो किस बुनियाद पे नाअहल करार दिया कि जनाब जो आपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, वो जो उसका इंदराज क्यों नहीं किया गया? किस कदर एक रिडिकुलस, एक मज़का खेज बुनियाद है, जिस बुनियाद ये देखें। और ये कि ऐसे शख्स को नाअहल करार दिया गया जो इस मुल्क का मोहसिन था, जिसने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाकर, जिसने मोटर वेल्स के जाल बिछा दिए, जिसने सी पैक का तोहफा दिया, जिसने 2013 और 17 के दरमियान बिजली के बदतरीन लोड शेडिंग पे काबू पाया, जिसने दहशत गर्दी पे काबू पाया, जिसने बड़े बड़े मनसूबे शुरू भी किए और मुकम्मल भी किए, और उस शख्स को इस तरह की मज़का खेज ग्राउंड पे नाअहल करार दिया गया। इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है? और हमें यकीन है कि आला अदलिया जो है, ये इस तरह का मज़का खेज जो ग्राउंड पे जो फैसला हुआ, उसको कभी अबोल्ड नहीं करेगी। इस जुल्म और ज़्यादती का इंशाअल्लाह अज़ाला होगा और इलेक्शन से पहले होगा, हमें यकीन है इंशाअल्लाह। सर पीएमएलएन का वफ़द जो है इस वक्त सिंध में मौजूद है, सर कौन कौन सी सियासी जमातों के साथ ये क्लियर एंड कट है कि इत्तेहाद हो चुके हैं, और कौन कौन सी सियासी जमातें जिनके साथ अभी भी इत्तेहाद करने की कोशिशें जारी हैं पीएमएलएन की तरफ से? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश है, देखें ये है कि ये यानी तमाम जो कौमी जमातें हैं, जो जिनका अपने अपने सूबे में जिनका असर है, उनको साथ लेके चले। हमारे मियां नवाज शरीफ की तो पॉलिसी ये है कि सबको साथ लेके चला जाए, मुफाहमत की पॉलिसी, सबको साथ लेके चलने की पॉलिसी। देखिए, हम कोई इमरान खान तो नहीं है ना कि ये तंग नज़री की इंतहा थी। वो तो ये है कि अपने 4 साल दौर में अंदाज़ा करें कि एक कदम आगे बढ़ के ना लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, ना किसी अपोजिशन के लीडर से बात करने के लिए तैयार थे। अंदाजा करें, इससे ज्यादा तंग नजरी और इंतकामी ज़हनियत की कोई मिसाल। सर एक छोटा सा कमेंट इस बात पे चाहूंगी कि क्या पीटीआई को, मियां नवाज शरीफ तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सर एक छोटा सा कमेंट इस बात पे चाहूंगी कि क्या पीटीआई को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ने का मौका मिल रहा है? जी, ये तो उनको पूछे, आप उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता। लेकिन ये सर नहीं, आप भी एक सियासी रहनुमा हैं, सर आप भी एक सियासी रहनुमा हैं, एक सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, असर रसूख वाली आपकी जमात है। सर आपको लगता है कि जो कंडीशंस उनके लिए डेवलप की जा रही हैं वो एक कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ लड़ रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल सबका हक है। तमाम जो इसमें इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं, सबका हक है, सबको मिलना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। और तभी यह है कि इलेक्शन का और इलेक्शन के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत का जो है वो उसका एतबार और उसकी साख कायम होगी। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्रोग्राम में और भी सियासी गुफ्तगू होगी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा। सही हसन मुर्तज़ा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सर सबसे पहला सवाल कि कल के जरदारी साहब के बयान के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसका बयानिया चलेगा, बिलावल भुट्टो का या जरदारी साहब का? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया
देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं और आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन हैं। अब आपस में वो बाप बेटा भी हैं। ये उनका मुकाबला करना कि बयानिया किसका चलेगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और वो सीईसी के जरिए चलती है। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सीईसी की अप्रूवल के बाद वो उन पे फैसले लिए जाते हैं और वही हमारा लाए अमल होता है जो वहाँ तय होता है। सर, ये मुकाबला हमारी तरफ से शुरू नहीं हुआ। ये कल जब जरदारी साहब ने बयान दिया है कि बिलावल साहब को जो पार्टी टिकट है वो खुद देंगे, इसका मतलब ये है कि तमाम तरह हम फैसले जरदारी साहब करेंगे। सर, फिर बिलावल साहब का क्या स्टांस रह जाता है? देखिए, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी है वो पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़के आते हैं। वेरी सिंपल, टिकट तो आसिफ अली जरदारी साहब देंगे और उसके जो फैसले हैं वो हमारे पार्लिमानी बोर्ड करेंगे। सर, ये भी तो उन्होंने कहा है ना कि अभी बिलावल साहब ज़ेरे तालीम है, अभी कुछ वक्त लगेगा उन्हें। इसमें कोई शक नहीं है। बंदा जो है वो माँ की गोद से गोर तक जो है वो सीखता है और पढ़ता है और इल्म हासिल करता है, तजर्बे हासिल करता है। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कौन सी नई बात कह दी है? ये तो हम सारे ही तालिब इल्म हैं। कोई 70 साल का है वो भी तालिब इल्म है, जो 10 साल का है वो भी तालिब इल्म है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सूरत हाल ये है कि उन हलकों को इस पे तशवीश लाक है और वो ये चीजें बात बात कुरेद रहे हैं कि कोई ना कोई इख्तलाफ निकले, कोई ऐसी बात निकले जिससे हम पीपल्स पार्टी को डिवाइड कर सके, कमजोर कर सके। क्योंकि पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की और पीपल्स पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अब चूंकि वो देख रहे हैं कि हमारे पास और कोई ऐसा हरबा नहीं है कि हम एक नया पैट्रियट बना दे, हम नई कोई नेशनल पीपल्स पार्टी बना दे, हम कोई हकीकी पीपल्स पार्टी बना दे, वो गुंजाइश नहीं मिली। तो अब उनकी कोशिश है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन के अंदर गलत फहमियां पैदा करके। सर, जरदारी साहब ने ये कहा कि अभी उन्हें तैयार होने में वक्त लगेगा, तो इससे पहले बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ये मुसलसल कहा गया कि जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, 70 साल सियासतदान हैं, वो घर बैठे मुझे मौका दें। सर, एज का तयन किया गया, इन चीज़ों को पॉलिटिक्स के अंदर लेकर जाना और फिर वालिद साहब की तरफ से ये बयान आ जाना कि उन्हें अभी तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा। सर, ये कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी के कुछ बयान थे? देखें, हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने आने वाली नस्लों पे अपनी छाप ना लगाएं, उन्हें अपने ज़माने का जीने दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं, वो ये समझते हैं कि अब आने वाला वक्त जो है वो नौजवानों का है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, वो उस पर अपनी राय देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बड़े मुदब्बिर और बड़े जीरक सियासतदान हैं। वो गुफ्तगू करते हैं अपने ज़माने की और अपनी सोच की। अब एक बाप के लिए एक बेटा जो है वो जितना भी बड़ा हो जाए वो छोटा है और वो उसको उसी तनाजुर में देखते हैं। इसलिए ये कोई ऐसे अबहाम की बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म के बगैर नहीं चल सकती और पीपल्स पार्टी ना ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म के बगैर चल सकती है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल नून लीग के हवाले से कोई अहम स्टांस या कोई क्लियर ऑपोजिट स्टांस नहीं दिया, कुछ नरमी दिखाई उन्होंने अपनी बातों में। क्या हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं रिजल्ट्स? देखिए, नून लीग के लिए हम ये समझते थे कि वो एक सियासी जमात है और एक सियासी, उनकी सोच चाहे उनकी तख्लीक जैसे भी हुई, अब वो एक सियासी हैसियत रखते हैं। लेकिन उन्होंने फिर वही 90 की दिहाई वाली सियासत शुरू कर दी, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत और वही आमरीत की छतरी पकड़ कर आना और अपने इदारों को सियासत में इन्वॉल्व करके उन्हें कमज़ोर करना और अपना ज़ाती फ़ायदा लेना। तो ये सियासत पीपल्स पार्टी का मिजाज नहीं है। हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को उन्हें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है।
सर पीडीएम गवर्नमेंट की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि कुछ तजावीज़ मेरी तरफ से भी गई थी शहबाज शरीफ को लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, मानी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसके ऊपर। तो सर अगर इतने एतराज़ात थे तो उस वक्त अलीहदगी क्यों अख्तियार नहीं की गई? उस वक्त तो फॉरेन मिनिस्टर आपके बिलावल भुट्टो साहब थे, उस वक्त जो है वो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी कि शहबाज स्पीड के साथ चलना चाहिए। सर उस टाइम अलीहदगी का टाइम था, तब जो है वो अपना कह लें कि ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखने का टाइम था, तब क्यों नहीं अलीहदगी इख्तियार की गई? देखें, उस वक्त मुल्क पे एक ऐसे हालात थे, मुल्क के साथ आप देख रही थी कि अदलिया के जो फैसले थे, एग्जेक्टिव के जो फैसले थे, और फिर उस पे अपोजिशन की जो जमातें थी उनका जो बिहेवियर था, जिस तरह एक टेम्परेचर जो था वो बड़ा हाई हुआ था। अगर पाकिस्तान सर आमनीयत में ही कहे कि शहबाज शरीफ साहब को तब वजीर आजम की सीट पर बैठाया था। मैं अगर गुफ्तगू अपनी मुकम्मल कर लूं और उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी जी। तो अगर पीपल्स पार्टी भी इमेच्योरिटी का सबूत देती और वहां से अलहदगी कर लेती तो शायद पाकिस्तान का नुकसान होता। हमने वो नहीं किया, और बकौल आपके कि आपको उस वक्त छोड़नी चाहिए थी। अगर हमसे वो गलती हुई है, अब छोड़ दी है, तो अब आप भी उसे कबूल कर ले सारे। ठीक है सर। जरदारी साहब ने कहा कि कुछ मैंने तजावीज़ दी थी पीडीएम के गवर्नमेंट टाइम के ऊपर, सर वो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई, और वो कुछ तजावीज़ अगर पता चल जाए तो? देखिए, दो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें थी, इकट्ठे चल रहे थे। हम समझते थे जो चीज़ें ठीक वो हम बताते थे, उन्हें मानना ना मानना, क्योंकि चीफ एग्जेक्टिव उस वक्त जो थे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। अगर वो नहीं मानते थे तो वो उनकी अपनी मर्जी है। इसीलिए हम आज भी ये बात कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती थी। इस हद तक हमारी इंटरफेरेंस नहीं थी उनकी जो मिनिस्ट्रियाँ थी उसमें। तो वो अपनी मिनिस्ट्रियों का हिसाब दें, हम अपनी वजारतों का हिसाब देते हैं। हमारी परफॉर्मेंस भी आपके सामने रख देते हैं, उनकी भी रख देते हैं। आप और कौम बेहतरीन जज हैं, आप फैसला करें कि किसकी वजारत ने सही डिलीवर किया या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया। अगर वजारत खारजा हमारे पास थी तो मुल्क भी आइसोलेशन में था। कहाँ था उस वक्त आपका ईरान, कहाँ था आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे दोस्त ममालिक थे आपके। चाइना कहाँ खड़ा हुआ था? अगर उन सारों को उस वक्त हम पाकिस्तान को आइसोलेशन में ला के निकाल कर और मेन स्ट्रीम में लाए, अपने सारे दोस्तों से ताल्लुकात बहाल किए, आज उन्हीं का समर हम खा रहे हैं, या कल का जो इकोनॉमी को बेहतर करने का दावा है तो इन्हीं दोस्तों के सहारे पर ही हम कर रहे हैं ना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और अगर वो उस वक्त ठीक ना होते तो फिर हमारी वजारत खारजा थी। सर लेकिन सर वजारत खारजा के ऊपर फोकस करना तो जरूरी नहीं था ना, बाकी चीजें भी तो थी। लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, मिलकर काम किया जा सकता था। आपके इल्म में है कि हम पीडीएम नहीं थे, हम पीडीएम के इत्तेहादी थे। हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हम पीडीएम के साथ इत्तेहाद में थे। और वजारत खारजा बड़ी अहम वजारत है, वो कोई मामूली वजारत नहीं है। आपका वजीर खारजा ही इंडिया में खड़े होकर कश्मीर की बात करता था, जो पिछले कई सालों से सर्वखाने में पड़ा हुआ था, बल्कि डिसाइड हो गया था कि वो इंडिया की टेरिटरी है। तो वो वजारत खारजा ही थी जिसने वहाँ पे इंडिया में खड़े होके आपके कश्मीर की आवाज़ उठाई। सर अगर पोस्ट इलेक्शन के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन की अगर बात करें तो जरदारी साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी इंडिविजुअली 172 सीटें नहीं ले सकती हैं। एक कह लें कि सबको मिलकर जो है वो हुकूमत बनानी पड़ेगी या एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। तो सर अगर पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती है और इक़्तिदार में आती है, जो भी सीट्स मेजोरिटी होती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आती है, तो उस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए आप कौन सी पार्टी के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये तो जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो हुकूमत बनाने का हक रखती है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि किसी भी पार्टी के पास अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं तो 172 लेने के कोई भी काबिल नहीं है। आपको कोलिशन में जाना पड़ेगा। अब जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो देखते हैं वो किन लोगों को अपने साथ बिठाती है, किन को अपने साथ नहीं बिठाती।
ठीक है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर इलेक्शन मुहिम चल रही है और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी हो रहे हैं और हर कंट्री साइड को जरदारी साहब ने कहा है कि हम कवर करेंगे और बिलावल साहब कर भी रहे हैं। सर अगर बाकी सियासी पार्टियों की बात कर लें तो नून लीग भी रवा दवा है इलेक्शन कैंपेन पे, जो दूसरी जमातें हैं वो भी रवा दवा हैं। सर पीटीआई की तरफ से जो सिचुएशन अब पीटीआई को मिल रही है कि 20 दिन के अंदर एक फैसला आगे के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं और ये सारी चीज़ें मुमकिन बनाएं, तो सर बाकी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए आपकी तरफ से तो गिला आता ही है, तो सर ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि पीटीआई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ने की जो है वो इस सिचुएशन में है क्योंकि मुश्किलात उनकी गिरद आ रही हैं? देखिए, हम तो बड़े क्लियर हैं इस बात पे कि 9 मई के वाक़यात हों या बाकी जो रियासती इदारों पर हमले हैं या जो हमारी दिफाई तनसीबात पे हमले हुए या हमारे शहदा की यादगारों पे हमले हुए, अगर जो लोग उनमें मुलव्वस नहीं है और इंतहा पसंदी की सियासत को पसंद नहीं करते तो फिर उन्हें बिल्कुल इलेक्शन लड़ने देना चाहिए। उसमें पीटीआई हो या कोई और जमात हो, किसी भी बतौर सियासी जमात किसी को दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। तो लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि उन्हें लगाया जा रहा है दीवार के साथ। नहीं, मेरे ख्याल में इंतहा पसंदों को लगाया जा रहा है। जो लिबरल लोग हैं, जो सियासी कारकुन और सियासी सोच रखते हैं, उनको नहीं लगाया जा रहा। मेरा ये ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ या मेरा तज्जिया गलत हो या मेरी जो देखने का अंदाज है वो इतना वसी ना हो, तो आप सारे देख रहे हैं। अगर देखें कोई इंतहा पसंदी के अलावा भी किसी को रोका जा रहा है तो ज़रूर उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद हसन मुर्तज़ा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे और मज़ीद भी सियासी सूरत हाल पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शंस के ऊपर अगर बात की जाए तो पीटीआई को हुक्म मिला है कि 20 दिन के अंदर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर तो जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए, वरना उनसे जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इलेक्शन एक्सपर्ट मौजूद हैं, सरवर बारी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहला सवाल ये कि किसी भी पार्टी के लिए क्या पॉसिबल है कि 20 दिन के अंदर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाए? जिस तरह से पीटीआई को ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि 20 दिन के अंदर अल्टीमेटम है, आप ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, नहीं तो आपसे आपका इंतखाबी निशान बल्ला जिसके ऊपर वो इलेक्शंस लड़ते आ रहे हैं वो वापस ले लिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो आम मामूल के हालात में भी 20 दिन में इंतखाबात तो नहीं होते। किसी जमात के, किसी भी अदारे के बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और मतलब इलेक्शन कमीशन को देखिए, पाकिस्तान के इंतखाबात जो है वो इलेक्टोरल रोल बनते हैं, उनके ऊपर शिकायत आती हैं, फिर डिलिमिटेशन होती है, उसके ऊपर शिकायत। तो ये एक प्रोसेस होता है जो करना बहुत ज़रूरी है और अगर वो प्रोसेस ना किया जाए तो यकीनन जो है इंतखाबात का मेयार वो नहीं रहता। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गैर मामूली हालात हैं। एक पार्टी जिसकी बुनियादी लीडरशिप जो मरकज़ी लीडरशिप है और उनकी सूबाई लीडरशिप जो है वो जेलों में है या छुपी हुई है और जो बाकी लोग हैं वो बाहर आने से जो है वो डरते हैं, तो ऐसे हालात में किस तरह जो है पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पार्टी के जो डेलीगेट्स होंगे जिन्होंने वोट देने हैं, उनकी तैयारी करने की बात है। तो जो सारा मामला है, जो मुख्तलिफ अदवार होते हैं इलेक्शन के शेड्यूल, अगर देखें पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 54 डेज चाहिए। तो अब चले वो तो मुल्की सतह पर है, लेकिन अगर आपने एक हल्के में एक जो जिसको हम ज़मीनी इंतखाबात कहते हैं तो उसके लिए भी तकरीबन 45 दिन चाहिए होते हैं एक हल्के में, और जो उसके लिए पहले से बहुत सारी तैयारी हुई होती है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि 20 दिनों में एक ऐसी पार्टी इन गैर मामूली हालात में, जबकि उसके ऊपर कदगन है, वो कैंपेन कैसे करेंगे उनके लोग, उनकी वोटर्स लिस्टें कैसे बनेंगी, उनकी अप्रूवल कैसे होगी, कौन देगा, फिर सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जो पार्टी का सरबराह है, जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएं तो पार्टी के सरबराह ने उसको चेक करना है, उसके ऊपर साइन करने हैं और वो जाके फिर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाएगी। इन हालात में जब उनकी फैमिली के मेंबर्स को उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये अगर उसके डिले करके और ये निकाल लिया जाए, तो इसलिए मैं ये नतीजा निकाल सकता हूँ कि लगता ये है कि पहले तो ये बात है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये फैसला महफूज किया गया था
जी सर। 4 माह तक इंतजार करने की वजह क्या है? बिल्कुल। ये हमारा हक बनता है इलेक्शन ऑब्जर्व करने वाले ग्रुपों का, सिविल सोसाइटी का, पाकिस्तान के अवाम का, कि वो इलेक्शन कमीशन इसकी वजह बताए कि आखिर 4 माह वो इस फैसले पर क्यों बैठे रहे। और जब ऐलान किया है तो आपको शायद मालूम हो कि अभी 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है कि इलेक्शन करवाएंगे, तो 54 डेज तो उसके इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए। तो ये तकरीबन 12 से 13 दिसंबर बनता है जब पाकिस्तान के इंतखाबात के लिए नामजदगी का मामला शुरू हो जाएगा। तो क्या पार्टी मुल्क के इंतखाबात लड़ेगी, सूबों के इंतखाबात लड़ेगी, या अपने अंदर जो उनके इंतखाबात मुख्तलिफ धड़े होते हैं उनके इंतखाबात करवाएंगे? और इन हालात में उनकी पार्टी की लिस्ट कहाँ से निकल के आएगी? तो ये साफ लगता है कि ये मामला शायद जाएगा कि जनाब पार्टी जो है वो इलेक्शन ना करवा सके। और दूसरी तरफ जो है अतर मिनुल्लाह साहब का जो अजाफी नोट है वो पढ़ने के काबिल है। उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो माजी में जो उसका इलेक्शन की डेट देने में उसकी नाकामी हुई थी, प्रेसिडेंट साहब की भी नाकामी हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल पैदा करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन लेकिन सर अगर जो इलेक्शन सूरत कमीशन हाल एक कायम हो पार्टी के लिए चुकी है इतनी कि कदकदें लगाएगा 20 दिन तो के फिर वो पार्टी कैसे इलेक्शन कराएगी? सर जो सूरत हाल कायम हो चुकी है कि 20 दिन के अंदर कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक सियासी पार्टी करवा ले, तो सर उसके बाद ये पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि ये 20 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, तो फ्री एंड फेयर की बात जो है वो बहुत आगे चली जाती है। सर ये भी जानना चाहूंगी कि क्या चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर अपना पार्ट ले सकते हैं, जबकि तोशा खाना केस में उन्हें नाअहल करार दिया गया है, तो वो कोई पार्ट ले सकेंगे अगर ये इलेक्शंस होते भी हैं? तो मेरा ख्याल अभी तक जो नाहल उनको करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो 62 और 63 के हवाले से नहीं है, वो तोशा खाना के लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात है, अब वोट डालने की बात है। दूसरी बात ये है कि अगर पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीली की थी, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी मानने से इनकार किया है, तो मामला सारा ये है कि अगर इस छोटी सी बातों पर एक पार्टी को कहा गया कि अपने इंतखाबात करें, तो हम देखते हैं, हम तो इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं 1997 से कर रहे हैं, तो जो म्यार पाकिस्तान के इलेक्शंस का अपना म्यार होता है, ज़िमनी इंतखाबात का म्यार होता है, धांधली होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनका अपना म्यार भी इतना आला नहीं है जिस पर हम फख्र कर सकें। तो मामला सारा ये है, लगता है कि ये जानबूझ के डिले किया गया है, और अब चूंकि जनरल इलेक्शन की भी तैयारी साथ ही शुरू हो जाएगी शेड्यूल, तो पार्टी नहीं करवा सकेगी, और फिर बल्ले का निशान हम उनसे ले लेंगे और कोई और निशान अगर देना पड़ा तो दे देंगे। लेकिन मामला सारा ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कम्प्लीटली सर यकीनन तौर पर ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कहीं डेफिशिएंट हो रही है कई सियासी पार्टीज के लिए। अगर सर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं, अगर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जनरली बात की जाए, तो सर बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? और किस बिना पर कह लें कि ये फैसला किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई 20 दिन के अंदर करवाए? देखिए, ये तो कभी हुआ नहीं है माजी में कि कानून मौजूद है। पहले वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर होता था, अब जब 2017 का इलेक्शंस एक्ट बना तो पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा एक चैप्टर है जो चैप्टर 11 है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज हैं। वो कि हर जमात ने अपने ही आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन हम जो लोग ये इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, हमें मालूम है कि ये पाकिस्तान में जितने भी जिन थिंक टैंक्स ने या सिविल सोसाइटी ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर रिसर्च की है, उन सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ही इंतखाबात अपने ही आइन और मंशूर के मुताबिक नहीं करवाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक तो ये बात है कि ये बराबर सलूक अगर ना हो, कानून जो है या आइन जो है उसकी सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो फिर हम कहते हैं कि ये कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं है तो फिर लगता है वो कहते हैं कि जी अपना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये भी लगता है कि कानून का इतलाक जो है वो अपनी मर्जी से किया जा रहा है, ना कि किसी मेरिट की बेस पर है। तो ये बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है कि माजी में अब अगर हम निकालें सब पार्टियों के जो पिछले इंतखाबात हुए हैं उनका अगर हम डेटा निकालें, उसको एनालिसिस करें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ
कि उन तमाम पार्टियों को नए सिरे से अपने इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन एक्सपर्ट सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखते हैं कि पीटीआई ये 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने में कामयाब होती है या नहीं, जो कि बहुत एक मुश्किल मरहला है, और पार्टी इसके ऊपर किस तरह से वर्कआउट करती है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से पुरएतमाद है कि इलेक्शंस के अंदर अक्सरियत से यही पार्टी जो है वो जीतेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के इत्तफाकिया जो बयानिया होगा उस पर काम करने में इत्तेफाक रखती है। और प्रोग्राम डायलॉग से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।